95 के अंदर, 311 के अंदर ही आता है और 92 के अंदर आता है, क्योंकि और वही आपका 5th शेड्यूल एंड 6th शेड्यूल और देयर एक्जिस्टिंग लॉ, आपका सीआरपीसी एंड आईपीसी दिस इज एक्जिस्टिंग लॉ, विद्यमान विधि है, क्योंकि उधर से आपका ड्राफ्ट किया गया है। तो आप मानिए भारतीय दंड संहिता 1860 का धारा 5 भी यही बोलता है कि स्थानीय विधि को प्रभावित आपकी आईपीसी नहीं करती है। आप इसका और भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1898 1973 के अध्याय 1 के पैरा 2 का भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13(3) का भारतीय संविधान अनुच्छेद 372 जो आपका 71 वाला इलाका 72, ये 71 और 72 दोनों हमारे इसमें आता है। और 72 ये कहता है कि कोई भी कानून अभी तक खत्म नहीं हुए, सारे पुराने कानून एडॉप्शन ऑफ लॉ के तहत लागू है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 का सेक्शन 5 और 6 ये तो सीधा शट बोलता है कि इधर एवरीथिंग मतलब वर्जित क्षेत्र है। अनुच्छेद 244 एक बात संविधान आदेश संख्या 192 2003 5वीं अनुसूची अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण तथा भारत सरकार के अधीन विविध विधियों में जनजाति संरक्षण के अनुपालन में ये एग्जिस्टिंग लॉ के अंतर्गत आता है। द्वारा आपके द्वारा एक ज्ञापन दिया जा रहा है। विषय गांव गणराज्य, वहां के हर ग्राम सभा के सदस्य जो 18 वर्ष से ऊपर है और 15 गांव की जो ग्राम पंचायतों को धोखा देकर जो भूमि अधिग्रहण के आदेश को अविलंब निरस्त करे। सुनिए भाई लोग, आपका ये आदेश है और ये मशीनें तुरंत बंद करे या भारत के संविधान अनुच्छेद 13(3) का में लिखित अधिग्रहण के आदेश को अविलंब निरस्त करे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13(3) का में लिखित फोर्स ऑफ लॉ आदिवासी समुदाय अनुसूचित जनजाति जो कि देश का मालिक है, एब्रोजिनल है, ये जज साहब ने कहा है। और आपका 162 भू राजस्व संहिता में भी अनुसूचित जनजाति के ब्रैकेट में एब्रोजिनल शब्द लिखा है। उसका मतलब क्या है आप समझ लीजिए। रूढ़ी प्रथा, कस्टमरी लॉ, आदिवासी रूढ़िगत ग्राम सभा के अनुरूप कार्य, इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के सेक्शन 18 यानी अनुच्छेद 13(3) का 372 1 372 2 अनुच्छेद 13(3) का में लिखित ऑर्डर यानी इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के सेक्शन 7A B 7C यह संविधान के अनुच्छेद 1 तथा फॉरेन जुडिशियल एक्ट 1947 में आपने वैलिडिटी पे साइन किया, वैलिडिटी एक्ट ऑफ डन। यह संविधान के अनुच्छेद 260 के अनुरूप कार्य नहीं करके संवैधानिक वैधता पे सवाल आप ही खड़ा कर रहे हैं, हम नहीं खड़ा कर रहे हैं। उठने पर एक्सक्लूडेड एरिया यानी वर्जित क्षेत्र, आंशिक वर्जित क्षेत्र, 5वें अनुसूचित क्षेत्र संविधान के अनुच्छेद 1 की संपूर्ण अधिकारिता जुरिडिक्शन तक आपकी कार्यपालिका न्यायपालिका समाप्त कर ग्राम सभा को आपकी सरकार हमको दे दो, हम मशीने वसीने सब हटा लेंगे। क्यों? निवेदन है कि आपके कार्य क्षेत्र जो धार है कि बदनावर जो है संविधान आदेश संख्या 26 1950 के तहत एग्जिस्टिंग लॉ है और एग्जिस्टिंग लॉ के अंतर्गत ही ये आपका आता है। आप ऑर्डर देख लीजिए। आप अभी कह रहे हैं कि आप शेड्यूल एरिया नहीं है, आपने ये कैसे चाले चली है? क्योंकि एम ऐसी वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड का एक फैसला है जिसमें कहा कि अगर भले 60% पॉपुलेशन नॉन ट्राइब हो जाए तो भी ये शेड्यूल एरिया ही रहेगा कोई भी। और एक बार शेड्यूल एरिया पे राष्ट्रपति जी हस्ताक्षर कर देते हैं तो वो उन्होंने स्वयं कहा है, प्रतिभा पाटिल जी ने आपका 2 मई 2012 की रिपोर्ट में कि आदिवासी क्षेत्रों में हम एक बार शेड्यूल एरिया घोषित होने के बाद हमको भी नहीं पता यहाँ कौन सा कानून लागू है कौन सा कानून नहीं लागू है। जहाँ पे अनुसूचित क्षेत्र अंतर्गत जहाँ आदिवासी समाज निवास करता है वहाँ स्वतः विद्यमान विधि लागू है जो कि भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची आपका 241 अनुसूचित क्षेत्र और विद्यमान विधि अनुसूचित जनजातियों के शासन और नियंत्रण को संदर्भित करता है। आदिवासी जनजाति बाहुल्य क्षेत्र से परिभाषित होने के कारण ब्रिटिश शासन भी सीधे हस्तक्षेप इधर नहीं किया करते, आप जबरदस्ती हस्तक्षेप कर रहे हैं। इन्हीं कारणों से जनजातीय क्षेत्रों में शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट 1874 लागू कर स्थानीय कानूनों को यथावत रखा गया। तत्पश्चात इन्हीं जनजातीय क्षेत्रों को भारत शासन अधिनियम 1935 में बाइक 91, 92 तथा 311 के तहत विशेष संरक्षण प्रदान किया जाकर ब्रिटिश सरकार ने देश छोड़ने के पूर्व उक्त जनजातीय क्षेत्रों की पारंपरिक संपूर्ण कार्यपालिका विधायिका न्याय व्यवस्था को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1945 के भाग 7A BC में करार संधि के साथ भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो आपका 13(3) फोर्स ऑफ लॉ है अनुच्छेद 372 में विशेष रूप से विधि का बल हमको दिया गया। विधि यानी कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशन का बल हमें दिया गया है, बल प्रदान किया गया। भारतीय संविधान लागू होने पूर्व तक आप ब्रिटिश शासन काल में देश के तमाम जनजातीय क्षेत्रों में भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 5 अगर कोई इसमें अमेंडमेंट हुआ है तो हमको अमेंडमेंट दिखाए। भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता CRPC 1898 और 1973 के अध्याय 1 पैरा 2 ख के तहत सभी तरीके दीवानी फौजदारी मामलों का न्यायीकरण प्रत्येक ग्राम स्तर पर स्थानीय पारंपरिक तरीके से करते हैं। हमारे गांव में लड़े जाते गांव में निपटाते हैं हम लोग। हाँ तो अभी मशीनों वाला भी हमको ही दे दो।
हाँ, पिछले कुछ महीनों में लगातार भारत के आदिवासी समुदाय द्वारा भेजा जा रहे ज्ञापन द्वारा यह बात उठाई जा रही है कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के सेक्शन 7 एबीसी फॉरेन जुडिशल एक्ट 1947 के वैलिडिटी एक्ट ऑफ डन के अनुरूप ही भारत की कार्यपालिका न्यायपालिका विधायिका आदिवासी क्षेत्रों में क्रमशः एक्सक्लूडेड एरिया आंशिक वर्जित क्षेत्र में लगाया जाए, अन्यथा भारत की अधिकारिता से हम लोग स्वयं अलग कर लेंगे। जैसा कि ज्ञात है कि 8-9 नवंबर 2019 को राज्यपालों की राष्ट्रीय आदिवासी अनुसूचित जनजाति हेतु सम्मेलन हुआ। सम्मेलन के संविधान अनुच्छेद 241 के प्रावधान 5 अनुसूची पैराग्राफ 3 के अनुसार राष्ट्रपति कार्यकाल में एक बार होता ही होता है, वो लोग लेते हैं कि शेड्यूल लेने का क्या करना। उन्होंने कहा है कि आदिवासी पैदा होगा मरेगा तब तक हम सुविधा देंगे, और यहाँ तो जमीन ही छीन रहे हैं, हमको ऐसी सुविधा आपकी नहीं चाहिए, आप ले जाओ बोरी बस्तर। विस्तार पूर्वक जानकारी देते हुए महोदय हम बताना चाहते हैं कि अंग्रेजों ने भारत में 3 तरह के शासन किए। ब्रिटिश इंडिया जहाँ अंग्रेजी शासन, तो आपका संविधान का अनुच्छेद 1 का भारत है। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 का सेक्शन 7A भी यही बोलता है। इंडियन स्टेट यानी भारत के राज्य क्षेत्र इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 का सेक्शन 7B है। जैसे आपका ये जो हैदराबाद वगैरह के जो इलाके हैं, और ट्राइबल एरिया आदिवासी क्षेत्र जहां अंग्रेजों ने शासन किया ही नहीं, अगर किया है तो ऐसा हमको विस्तार दिखाए, अगर किया है तो विस्तार दिखाए। जिन्हें अनुच्छेद 1 के 3 ग के जिन्हें करार संधि ट्रीटी एग्रीमेंट द्वारा आयोजित किया गया, जो कि स्वतंत्र हो चुके थे। आदिवासी क्षेत्रों को 10 साल का राजनीतिक आरक्षण देकर यह कहकर विकसित भारत बना। भारत में बोला गया भारत जुडिशल एक्ट 1947 द्वारा यह कहकर मिलाया गया कि आदिवासी अभी शासन चलाने के काबिल नहीं है। हम तो कह रहे हैं हम चला लेंगे, छोड़ दो 10 साल के लिए आप हमें अनुच्छेद 334 द्वारा 10 साल का राजनीतिक आरक्षण दीजिए, हम बदले में हम आपको शैक्षणिक आर्थिक आरक्षण देंगे। महोदय, भारतीय संविधान के आदेश संख्या 26 पार्ट बी स्टेट ऑर्डर 1950 यहाँ तक कि सरकार की कार्यपालिक शक्ति का विस्तार नहीं हुआ है तो प्रूफ के तौर पे हमें राजपत्र आप पेश कर सकते हैं, जैसा झारखंड में हुआ था, आपका भोपाल के राज्यपाल जी ने एक बार किया था। यहाँ अनुसूचित जनजाति की कार्यपालिक शक्ति का विस्तार जो है अनुसूचित जनजाति में, हमारे पटेल है क्या? तो फिर हमारे सब है हमारे पास, तो जो अनुसूचित जनजाति में ही नहीं थे, इससे पारंपरिक ग्राम सभा सर्वोपरि है। और वेदांता बनाम इंडिया में ये कहा है कि न लोकसभा न विधानसभा, सबसे ऊंची ग्राम सभा। अगर नहीं मान रहे तो देशद्रोही आप ही हैं, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट आप कर रहे हैं। महोदय, यह जो करार है अनुसूचित क्षेत्र वर्सेस भारत शासन की अधिकारिता में हुआ है, जिससे आपकी संपूर्ण अधिकारिता वैलिडिटी के साथ हमारे अनुसूचित क्षेत्र में सारी कार्यपालिक शक्ति विधायिका न्यायपालिका करार के माध्यम से चल रही है। इस व्यवस्था में हमें काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। श्रीमान जी से निवेदन है कि हमारा समस्या का समाधान करें, अन्यथा आपकी अधिकारिता जो है हमारा एग्जिस्टिंग लॉ, ट्राइबल पावर, उधर जमीन से आप निकलो, खत्म करें। समस्या निम्नलिखित धार के जो 21 गांव है, औद्योगिक निवेश इंटरनेशनल कॉरिडोर आ रहा है, जिससे सबसे ज्यादा आदिवासी एब्रोजिनल निवास करता है। जो गांव इस प्रकार है: ढोलीकुआ, खेड़ा, बागापड़ा, बखतपुरा, खाकरखोड़ी, खोकरी, गरवाड़ा, अंबापाड़ा, भैसोला, धेनारा, कचनारा, गड़ी खेड़ी, बोर्दी, केंद्रफाटा, तिलगारा, यह धर्मपुरी की तहसील में भी है। पलासीड़ा, खोकरिया, बलवारी, जेतापुर, लोधीपुरा और नाभीपुरा, इसमें किसी भी प्रकार से गांव की कोई ग्राम सभा की एनओसी नहीं ली गई है। ग्राम सभा तो हर जगह है, ट्राइबल और नॉन ट्राइबल जगह। अगर आप इस चीज को मानो तो एनओसी आप दिखाओ हम लोगों को। अगर ऐसा है, आप अगर कहीं मशीन नहीं डाल सकता तो ग्राम सभा की एनओसी दिखा दो, चले जाएंगे, है कि नहीं? कि गाँव वाला कौन कौन एनओसी हलवा वाला है, गाँव ना लोग तो ही बैठा ही, दादा देखो कितने उम्र में, तो एनओसी दिखाओ। ग्राम सभा के प्रस्ताव संलग्न है। आपके कार्यकाल में जो सूचना अधिकार जानकारी मांगते हैं वो भी घुमा के जानकारी नहीं है। हमने कहा कि सरकारी जगह का मालिक कौन है, तो कहते हैं हमको मालूम नहीं है।